देखेंगे यंग का द्वि-स्लिट प्रयोग निम्न बिंदुओं के आधार पर समझाइए। ये प्रश्न है। पहला है तरंग आरेख, दूसरा है व्याख्या, तीसरा फ्रिंज की स्थिति, चौथा फ्रिंज चौड़ाई और पांचवा है फ्रिंज चौड़ाई को प्रभावित करने वाले कारक। इसको हम किस प्रकार से करेंगे? देखिए, एस एक स्लिट है जिससे कि तरंगें तरंगाग्र गोली तरंगाग्र के रूप में आगे बढ़ती है। इस चित्र को बना लीजिए आप। ये नीले रंग से यहाँ पर देखिए, इसको बड़ा करता हूँ मैं, इसको चित्र बना लीजिए। ये नीले रंग से ये जो है आपका गर्त है, ये सुरंग है, फिर गर्त है, फिर सुरंग है। इस प्रकार से तरंगाग्र आगे बढ़ता है और आगे बढ़कर ये स्लिट S1 और स्लिट S2 पर पहुंचता है। जैसा कि हाइगन ने बताया था कि तरंगाग्र का प्रत्येक बिंदु नए प्रकाश स्रोत की तरह कार्य करता है। यहाँ पर भी S1 और S2 पर स्थित बिंदु नए प्रकाश स्रोत की तरह कार्य करते हैं। दोनों के बीच की दूरी यहाँ पर 2D दी हुई है, अर्थात मध्य बिंदु से D दूरी पर S1 है और D दूरी पर S2 है। अब आप देखिए, यहाँ पर भी दो प्रकाश स्रोत आए हैं। ये प्रकाश स्रोत से भी सुरंग और गर्त तरंगाग्र के रूप में तरंगों के रूप में आगे निकलते हैं। आप देखेंगे कि जो प्रकाश तरंगें समान कला में मिल रही हैं, जैसे ये देखिए यहाँ पे गर्त और गर्त, सुरंग और सुरंग, गर्त और गर्त, सुरंग और सुरंग, गर्त और गर्त, ये मिलते हैं। तो वहाँ पर आगे बढ़कर हमको एक ये देखिए, ये आगे बढ़ रहे हैं तो हमको एक यहाँ पे दीप्त फ्रिंज प्राप्त होती है। जबकि इसके उलट आप देखेंगे जहाँ पे विपरीत कला में मिलते हैं, जैसे ये वाला बिंदु है विपरीत कला में, ये वाला बिंदु विपरीत कला में, ये विपरीत कला में, ये विपरीत कला में, ये विपरीत कला में, अगर इन बिंदुओं को आपस में मिलाया जाए, आगे बढ़कर हमको यहाँ पे डार्क अदीप्त फ्रिंज प्राप्त होती है। तो ये है आपकी दीप्त फ्रिंज और ये है आपकी अदीप्त फ्रिंज। मेरे ख्याल से आपको चित्र तरंग आरेख समझ में आ गया होगा। इसमें कहानी लिख लीजिए। व्याख्या, S से एक तरंगाग्र चलता है, जैसे ही वह S1 व S2 पर पहुंचता है हाइगन के अनुसार S1 व S2 पर उपस्थित बिंदु नए प्रकाश स्रोत की तरह कार्य करने लगते हैं, जिन्हें द्वितीयक तरंगिकाएं कहते हैं। S1 व S2 से चलने वाली तरंगें अध्यारोपण के फलस्वरूप व्यतिकरण उत्पन्न करती हैं, जिससे पर्दे पर दीप्त और अदीप्त फ्रिंज प्राप्त होती है। ये देखिए, यहाँ पर दीप्त और अदीप्त फ्रिंज प्राप्त होती हैं। राइट। फ्रिंज की स्थिति तीसरा है ये अपना जो प्रश्न है। प्रश्न देखिए, तीसरा क्या है? यहाँ पर फ्रिंज की स्थिति के बारे में हमको बताना है। तो ये फ्रिंज की स्थिति
P0 पर केंद्रीय दीप्त पुंज बनती है। ये देखिए P0 पर, ये P0 पर केंद्रीय दीप्त पुंज प्राप्त होती है, क्योंकि H2P0 और S1P0 ये क्या होता है, आपस में बराबर होते हैं। यहाँ से भी देख सकते हैं हम, ये S1P0 और H2P0 ये आपस में बराबर है, इसलिए P0 पर केंद्रीय दीप्त पुंज बनती है। मार्गांतर या पथांतर जिसको कहते हैं, 0 होता है, इस पर दीप्त पुंज बनती है। बिंदु P बिंदु पर, अब इसके बारे में देखते हैं। ये बिंदु P है, ये P0 से यानी मध्य बिंदु से y दूरी पर है। माना कोई बिंदु P है जो P0 से y दूरी पर है, तो S1P² बराबर क्या हो जाएगा, D² प्लस y प्लस D का होल स्क्वायर। S1P², ये है अपना S1, ये हो गया P, ये त्रिभुज बन रहा है, समकोण त्रिभुज। देखिए समकोण त्रिभुज बन रहा है, तो ये आ गया पाइथागोरस के प्रमेय से। ये कैसे आता है, ये पाइथागोरस के प्रमेय से आया है ये। इसी प्रकार H2P का होल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, D² प्लस y माइनस D² होता है। ये वाला त्रिभुज भी आप देखेंगे तो समकोण त्रिभुज है, तो H2P² ये कर्ण है, कर्ण का वर्ग बराबर होता है लंब का वर्ग धन, ये भी पाइथागोरस के प्रमेय से होता है। यदि हम S1P² से H2P² घटाएं तो ये इस प्रकार की स्थिति आ जाएगी, D² प्लस y प्लस D² माइनस यहाँ पर आ जाएगा y प्लस D का होल स्क्वायर। इसका प्रसार करेंगे, ये 2y_d आएगा यहाँ पर, तो ये y² से y² कैंसिल हो जाएगा, D² से D², क्योंकि ये प्लस में है, ये माइनस में है, ये प्लस 2y_d यहाँ पर है, प्लस 2y_d यहाँ पर है, जुड़ जाएंगे, ये टोटल हो जाएगा आपका 4y_d। मेरे ख्याल से यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब दूसरा हम देखते हैं, देखिए ये इस प्रकार से आया था, इसके ऊपर आया था S1, सॉरी इसको हम देखिए पहले कि क्या आया था, यहाँ आया था S1P² माइनस S2P² इक्वल टू क्या होता है, ये A² माइनस B² का सूत्र होता है A प्लस B A माइनस B, तो ये वही यहाँ पर लागू हुआ है, बराबर 4y_d। अब देखेंगे S1P में से S2P यदि हम घटाते हैं तो ये मार्ग अंतर होगा या पथांतर होगा, तो पथांतर बराबर हो जाएगा 4y_d अपॉन S1P प्लस S2P। अब देखेंगे कि ये S1P S2P ये लगभग D के बराबर हैं, ये लगभग बराबर हैं, तो
डी हो जाएगा, ये भी डी हो जाएगा तो 2D हो जाएगा। तो पथांतर बराबर क्या आ जाएगा 4/d अपॉन 2D। अब ये 2 से 4 कट जाएगा, 2 दूनी 4, तो आ जाएगा अपना 2/d/d। पथांतर बराबर क्या आ गया, यह अपना आ गया है 2/d/d। अब हम यहाँ से NV दीप्त फ्रिंज की स्थिति निकाल सकते हैं। दीप्त फ्रिंज के लिए शर्त क्या होती है कि पथांतर जो है वो n लैम्डा के बराबर होता है। पथांतर बराबर n लैम्डा होता है, ये पथांतर बराबर होता है n लैम्डा के बराबर होता है। ये देखिए दीप्त फ्रिंज की शर्त ये आ गई। अब NV दीप्त फ्रिंज की स्थिति मान लीजिए yn है, तो ये 2/d/d इक्वल टू क्या हो जाएगा n लैम्डा। yn बराबर क्या हो जाएगा कैपिटल D बटे कैपिटल D यहाँ आ जाएगा बटे 2D यहाँ आ जाएगा और n लैम्डा यहाँ आ जाएगा। ये मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार NV अदीप्त फ्रिंज की स्थिति y' n है, तो पथांतर बराबर क्या हो जाएगा, पथांतर बराबर हो जाएगा ये 2yn' बटे कैपिटल D। अब हम जानते हैं अदीप्त फ्रिंज के लिए ये पथांतर जो होता है वो ये 2n+1/2 लैम्डा होता है, विषम संख्या के बटे 2 गुणा लैम्डा के होता है। तो यहाँ से ये प्राप्त हो जाएगा yn' बराबर ये। अब फ्रिंज की चौड़ाई यहाँ से हम निकाल सकते हैं। फ्रिंज की चौड़ाई NB दीप्त फ्रिंज जो है वो n+1 भी अदीप्त फ्रिंज और NB अदीप्त फ्रिंज के बीच में रहती है, इसलिए दोनों अदीप्त फ्रिंज की जो स्थिति है उसमें से यदि हम घटा दें तो NB दीप्त फ्रिंज की चौड़ाई ज्ञात हो जाती है। इस प्रकार से आप देखेंगे ये दीप्त फ्रिंज की चौड़ाई प्राप्त होती है। इसका कैलकुलेशन देख लीजिए, है ना। तो दीप्त फ्रिंज की चौड़ाई कितनी आ जाएगी कैपिटल D लैम्डा बटे 2D। इसी प्रकार यही अदीप्त फ्रिंज की चौड़ाई भी आएगी। इसी प्रकार अदीप्त फ्रिंज की चौड़ाई बराबर कैपिटल D बटे लैम्डा अपॉन 2D ही आएगी। तो दीप्त फ्रिंज की चौड़ाई भी उतनी ही रहती है और अदीप्त फ्रिंज की चौड़ाई भी उतनी ही आती है। तो इस प्रकार से ये अपना हो जाता है। अब इसके बाद एक और बचता है अपना बचता है, देखेंगे अभी हम कि फ्रिंज की चौड़ाई को प्रभावित करने वाले कारक। फ्रिंज की चौड़ाई को प्रभावित करने वाले कारक देखिए अभी हमारा फ्रिंज की चौड़ाई बीटा बराबर क्या प्राप्त हुआ है कैपिटल D लैम्डा बटे 2D ये प्राप्त हुआ है। तो अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये
देखिए ये एक वर्णी प्रकाश स्लिट है, एक स्लिट है, एकल स्लिट है। ये यहाँ पर द्विस्लिट है, S1 और S2, और ये पर्दा है, ये द्विस्लिट है। और कैपिटल D जो है ये द्विस्लिट और पर्दे के बीच की दूरी थी। तो यदि पहला चौड़ाई को हम बढ़ा सकते हैं, चौड़ाई को बढ़ाया जा सकता है, किसकी चौड़ाई को? फ्रिंज की चौड़ाई को बढ़ाया जा सकता है यदि, यहाँ देखिए 3 चीज़ें हैं। पहला तो कैपिटल D को यदि हम बढ़ा दें, पहला कैपिटल D अर्थात द्विस्लिट से पर्दे की दूरी बढ़ा दें, पर्दे की दूरी बढ़ा दें। दूसरा है लैम्डा बढ़ा दें, यानी प्रकाश का तरंग दैर्ध्य, प्रकाश का तरंग दैर्ध्य बढ़ाने पर जो दीप्त फ्रिंज और अदीप्त फ्रिंज की चौड़ाई है वो बढ़ जाती है, फ्रिंज की चौड़ाई बढ़ जाती है। अर्थात लाल कलर की फ्रिंज की चौड़ाई सर्वाधिक होगी, अर्थात लाल रंग का तरंग दैर्ध्य क्या होता है? लाल रंग का तरंग दैर्ध्य सर्वाधिक होता है। तो लाल रंग की फ्रिंज सबसे ज़्यादा चौड़ी होती है, सबसे ज़्यादा चौड़ी होती है। तीसरा है स्मॉल d का मान यदि हम कम करें तो बीटा का मान बढ़ेगा। स्मॉल d क्या है? S1 व S2 के बीच की दूरी कम करने पर भी फ्रिंज चौड़ाई बढ़ती है। तो इस प्रकार